तो कल हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सिक्योरिटी फीचर क्यों है और सिक्योरिटी भी अपने को क्यों लगानी है, क्योंकि अपने को ये देखना है कि अपने सिस्टम को कौन कौन एक्सेस कर पाए, और एक्सेस कर पाए भी तो किस लिमिट तक एक्सेस कर पाए, सिर्फ इंफॉर्मेशन को देख पाए या इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर पाए, दैट इज सिक्योरिटी फीचर। The security control is used to protect the important data from unauthorized access by providing username and the password। कोई भी गलत तरीके से हमारे डेटा को यूज ना करे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को यूज ना करे, इसलिए हम सिक्योरिटी फीचर को यूज करवाते हैं। कहते हैं कि टैली के अंदर क्या होता है, हालांकि मल्टी यूजर इन्वायरमेंट है, जो गोल्ड वर्जन है आपको पता है ना कि टैली काफी जगह पे आप यूज कर सकते हैं, तो वहां पर हम नहीं चाहते कि हमारे डेटा को कोई और यूज करे, तो इसलिए हम सिक्योरिटी लगा देते हैं। तो डेटा का मिस यूज होने का चांस होता है, कोई रॉन्ग एंट्री कर दे, कोई एंट्री को डिलीट कर दे, कोई वाउचर को डिलीट कर दे, तो ऐसा होता है, तो इसलिए सिक्योरिटी की जरूरत है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर इन टैली इज द वन हु कंट्रोल ऑल द डाटा इन द टैली फॉर द पार्टिकुलर कंपनी। इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर विल हैव द फुल एक्सेस राइट टू द सिस्टम। जो मेन बंदा होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, उसके पास तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी का राइट होता है, वो तो पूरा कंट्रोल अपने पास में रखता है, वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है। पर जो मेन बंदा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ये फिक्स करता है कि सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे लगानी है, कितनी लगानी है, कौन डेटा को एक्सेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो पूरा का पूरा जो काम है वो टैली का जो मेन बंदा होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसने मान लो स्टार्टिंग में ही टैली को इंस्टॉल किया है, पासवर्ड वगैरह लगाए हैं, टैली के वॉलेट पासवर्ड लगाए हैं, तो उसके हाथ में सबसे ज्यादा पावर होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अब देख लेते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल को हम कैसे एक्टिव करते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल को एक्टिवेशन कैसे करना है, अपने को जाना होता है जो टैली का जो गेटवे का जो ऑप्शन होता है, मेन गेटवे ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आप F3 को दबाओ। F3 को जब हम बताते हैं तो कंपनी इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आता है, तो उसमें ऑल्टर का ऑप्शन है। अल्टर के ऑप्शन के अंदर आपको ये देखना है कि आप कौन सी कंपनी के ऊपर सिक्योरिटी लगाना चाहते हो, क्योंकि आपको काफी सारी कंपनीज के लिस्ट के नेम दिखाएगा, कंपनीज के नेम आने वाले हैं, तो आप देख लेना कौन सी कंपनी में सिक्योरिटी लगाना चाहते हो, कंपनी को सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद क्या करना, सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन पे जाना, जो हमारा राइट साइड में ऑप्शन होगा, और उसके अंदर आपको क्या करना है, इस पर यस पे क्लिक कर देना। तो हमारी इस तरह की एक विंडो खुल जाती है। ठीक है, इस तरह की विंडो खुल जाती है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि आप सिक्योरिटी कंट्रोल को एक्टिव करना चाहते हैं, तो वो कहेगा यस या नो, तो आप यस पे क्लिक कर देना, आगे के ऑप्शन आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेट होने के बाद जो भी ऑप्शन आप भर देना, आप मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लिखना है और पासवर्ड लिखना है। तो पासवर्ड अपने को ऐसा डालना है जो कोई क्रैक ना कर पाए। तो टैली आपको वार्निंग भी देता है कि क्या आप इस पासवर्ड को भूल तो नहीं जाओगे, पासवर्ड आप एक्सेस कर सकते हो और आपको याद है ना, तो आप देख लेना, क्योंकि जनरली बात है आपको पासवर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी हालत में पासवर्ड को भूल जाते हो फिर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, दिक्कत आएगी फिर आपको। तो आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन मान ली, तो आप वाई पे क्लिक कर देना या एंटर पे क्लिक कर देना। तो फिर टैली क्या करता है, जैसे ही आप वाई पे क्लिक करते हो या एंटर पे क्लिक करते हो ना, तो आपका जो टैली का जो डेटा है वो पूरा रिलोड हो जाता है, मतलब जिस कंपनी के ऊपर आपने सिक्योरिटी लगाई है ना, उस कंपनी का जो डेटा है फिर से रिलोड होने लगता है, क्योंकि पहले सिक्योरिटी नहीं थी, अभी सिक्योरिटी के साथ है, तो सिक्योरिटी के साथ अभी आपको दोबारा से कंपनी वो लोड करके दिखाने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, रिलोड कंपनी, यस और नो, तो यस पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो यस पे क्लिक करने के बाद सिंपल सी बात, आप उसके बाद कंपनी रिलोड हो जाएगी। रिलोड होने के बाद आपको यहाँ पर यूजर नेम फिल करना है, और जो पासवर्ड होगा आपको ना, जो पासवर्ड दोबारा लगा देना, उससे आपकी टैली आपकी खुल जाएगी, क्योंकि एक बार जब पासवर्ड लग जाएगा तो आपको दोबारा टैली पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस तरह से, तो एक बार आप सिक्योरिटी लगा देते हो, तो सिक्योरिटी लगाने के बाद आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो। अब बात आती है कि मैं आपको बता भी रहा था सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है, एक तो होती है ओनर सिक्योरिटी और एक होती है डेटा एंट्री की। ठीक है, तो सिक्योरिटी के अपने पास दो लेवल हैं। पहले लेवल के अंदर क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो ओनर होता है, जो मेन जिसने टैली क्रिएट की है उसको हम ओनर कह सकते हैं, उसके पास टैली को यूज करने के पूरे राइट होते हैं। ठीक है, उसके पास टैली को यूज करने के पूरे राइट होते हैं। ठीक है, बजाय कि
टैली की ऑडिटिंग या कंपनी की अल्टरनेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर ने फिक्स किया हुआ है। तो ऐसा लगा लो कि जो कंपनी का क्रिएटर है, जो एडमिन, दो टाइप की सिक्योरिटी लगा सकता है। पहली सिक्योरिटी ओनर टाइप, दूसरी सिक्योरिटी डाटा एंट्री वाली। अगर हमने सिक्योरिटी लगाई ओनर वाली तो ओनर के पास सारे राइट होंगे, बट वो टैली की ऑडिटिंग और कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं वो चेंज नहीं कर पाएगा। और अगर हम सिक्योरिटी लगाते हैं डेटा एंट्री वाली, तो डेटा एंट्री के अंदर वो उसके पास एक्सेस करने का भी रिस्ट्रिक्शन होगा, तो वो उस रिस्ट्रिक्शन को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही असाइन करता है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस है। तो डेटा एंट्री के अंदर सामने वाले को आपने कौन कौन सी पावर दी है, नहीं दी है, ये एडमिनिस्ट्रेटर फिक्स करता है कि आपने उसको 5 पावर दी हैं, 4 दी हैं, अभी ये कर लियो, ये ना मत करियो। तो पावर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी पावर आपको एक्टिवेट करनी है और कौन कौन सी पावर एक्टिवेट नहीं करनी है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो है टैली वॉलेट पासवर्ड। ठीक है, पहले तो था हमारा सिक्योरिटी वाला, ये है टैली वॉलेट पासवर्ड। ये ऐसा लगा लो कि टैली का जो मेन पासवर्ड है वो लगा लो कि टैली एंटर करने से पहले ही आपसे वो पासवर्ड मांगने वाला है और टैली का भी एक कोड जनरेट कर देगा। टैली का नेम गायब कर देता है ऐसा लगा लो, और टैली के नेम की जगह कुछ कोडिंग दिखाई देगा। तो आपको बस याद रखना होता है कि हमारी कंपनी का जो कोड है वो क्या है। तो ये टैली वॉलेट पासवर्ड है, कह सकते हैं। तो data safety is the one of the major business concern today. Tally wallet is a feature in the Tally that safeguards the data and keep it confidential. उस डेटा को हम क्या रखते हैं, रहस्य बना के रखते हैं, confidential. तो Tally wallet password is totally based on complex algorithm. No one can easily decrypt the password. और कोई उस डेटा को, उस पासवर्ड को आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता, उस पासवर्ड को जल्दी से कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये बहुत जरूरी है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होता है। तो टैली वॉलेट इज लाइक ए लॉक विच इज नॉट गोइंग टू शो योर कंपनी, जो आपकी कंपनी को भी शो नहीं करेगा, आपकी कंपनी को शो नहीं करेगा। ठीक है, कंपनी को शो करेगा अभी तो कंपनी के नेम की जगह ना कंपनी का कुछ ना कुछ कोड वर्ड आ रहा होगा, वो कोड वर्ड आपको पता होता है, जैसे 414 928, तो ऐसा नेम आएगा। क्योंकि कंपनी का नेम अगर किसी को शो होगा तो किसी ने गड़बड़ करनी है, वो तो सारे हाथ पैर मार मुर के कैसे ना कैसे गड़बड़ी कर लेगा। अब आपने 5 कंपनी बना रखी है, सामने वाले को पता नहीं है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे और मेरे को कौन सी कंपनी में से डेटा चुराना है, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो कंपनी का नेम ही शो नहीं होता, तो दैट इज टोटली टैली वॉलेट पासवर्ड। ठीक है, ड्यू टू विच योर कंपनी डिटेल्स विल नॉट बी एक्सेस्ड बाय द एनीवन एंड द सीक्रेसी प्राइवेसी कैन बी मेंटेन विद द हेल्प ऑफ दैट फीचर। इस फीचर की हेल्प से सीक्रेसी भी बनी रहती है और प्राइवेसी भी बनी रहती है। ठीक है, व्हेन यू सिलेक्ट कंपनी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंपनी, जब आप अपनी कंपनी को लिस्ट ऑफ कंपनी में सिलेक्ट करते हो ना, तो इस तरह के स्टार 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 आपको सिंबल शो होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम टैली वॉलेट पासवर्ड लगाते हैं तो आपकी कंपनी की डिटेल शो ही नहीं होती दूसरों को, इस चीज के बारे में आपको ही पता होता है, ऐसा कह लो। अब टैली 2 टाइप का डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। पहला डेटा सिक्योरिटी है, वन इज नॉर्मल डेटा सिक्योरिटी, जो यूजर अलाउड टू क्रिएट यूजर एंड द पासवर्ड ऑफ द स्पेसिफिक कंपनी। दूसरा है टैली वॉलेट पासवर्ड, तो कंपनी के अंदर, इसके अंदर कंपनी का नेम, फाइनेंशियल ईयर डिस्प्ले नहीं होता कंपनी की लिस्ट में, तो आप सिर्फ कंपनी का जो फोल्डर का जो कोड है सिर्फ वो देख पाते हो। ठीक है, आगे है कि अगर आपको किसी कंपनी के अंदर टैली का वॉलेट पासवर्ड लगाना है, नई कंपनी का, आपने कोई नई कंपनी बनाई है अभी, और उस नई कंपनी के अंदर अगर आपको टैली का भी वॉलेट का पासवर्ड लगाना है तो वो कैसे लगेगा। तो सेट टैली वॉलेट पासवर्ड कैन बी सेट एट द टाइम ऑफ द कंपनी क्रिएशन। अगर आप ये पासवर्ड लगाना चाहते हो तो ये पासवर्ड आप तब भी लगा सकते हो जब आप कंपनी को क्रिएट करते हो, कंपनी को स्टार्ट करते हो, कंपनी को मतलब जब टैली में बना रहे हो। इफ यू स्किप टैली वॉलेट पासवर्ड एट द कंपनी क्रिएशन स्क्रीन, लेटर यू कैन सेट इन ऑन द कंपनी इंफॉर्मेशन मेन्यू। तो स्टार्टिंग में भी अगर आप टैली वॉलेट पासवर्ड नहीं लगाते हो तो बाद में भी इसको सेट कर सकते हो। फिलहाल टैली वॉलेट पासवर्ड आप चाहो स्टार्टिंग में लगा लो, और अगर आपने टैली के अंदर कंपनी क्रिएट कर लिया तो बाद में भी लगा सकते हो। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि जब हम नई कंपनी बना रहे हैं तो टैली का वॉलेट का पासवर्ड कैसे लगेगा, ऐसे। ठीक है,
तो ऐसे हमारे पास पूरा का पूरा, जब आपके पास कंपनी आप क्रिएट कर रहे होते हो, कंपनी क्रिएट करने के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं, तो जब कंपनी क्रिएट कर रहे होते हैं तो कंपनी का नेम, कंपनी की डिटेल, एड्रेस, फोन नंबर सब हम डाल ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी कंट्रोल का, टैली का वॉलेट पासवर्ड। वो आपसे पूछेगा एक्सेस करना है कि नहीं करना है, आपने पासवर्ड लगाना है कि नहीं लगाना, तो आप यस कर देना। तो वहां पर आप टैली का वॉलेट पासवर्ड आप लगा सकते हो। पासवर्ड आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार वैसे ही और दूसरी बात वही पासवर्ड दोबारा एक्सेस करने के लिए। ठीक है, कहता है कि अपने को क्या करना है, सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन में जाना है, चेकलिस्ट ऑफ कंपनीज करनी है, और जो भी नई कंपनी है वो डिस्प्ले नहीं होगी। आपको क्या डिस्प्ले होगा, जब आप टैली वॉलेट पासवर्ड लगा देते हो, स्टार 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 शो होने वाला है। स्टार 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 मतलब कंपनी का नेम तो शो नहीं होगा, बट कंपनी का यहाँ पर कोड शो हो जाएगा। तो आपको बस अभी कंपनी को कंपनी के कोड से ध्यान रखना है। मतलब जब आप टैली वॉलेट पासवर्ड लगा देते हो ना, तो आपकी कंपनी के नेम की जगह ये शो होता है स्टार, और कंपनी के आगे आपको क्या शो होगा, तो कीपिंग डेटा कहता है कि किसी भी कंप्यूटर में डेटा को रखना सेफ तो नहीं होता। कभी कभी कोई एरर आ गई या प्रॉब्लम हो गया या वायरस आ गया तो डेटा कभी कभी उड़ जाता है, क्रैश हो जाता है, या अनऑथराइज यूसेज होती है तो डेटा कभी कभी उड़ जाता है। तो इसलिए डेटा को हमें क्या रखना होता है, बैकअप में रखना होता है। तो डेटा बैकअप इज अ कॉपी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन द डेटा दैट यू एंटर्ड इन द टैली सॉफ्टवेयर। जो भी डेटा हम टैली में डाल रहे हैं उसका जो बैकअप है वो बैकअप होता है सारी ट्रांजैक्शंस का, दैट इज द डेटा बैकअप। ठीक है, आगे बात है, यू कैन टेक डेटा बैकअप इन द CD, DVD, पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये बात मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी कि जब भी हम किसी डेटा को लेना चाहते हैं, ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको, अगर आपको डेटा लेना है, बैकअप लेना है, तो वो बैकअप आप CD में, DVD में, पेन ड्राइव में ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही सिक्योरिटी रखनी है उस डेटा की, आप चाहे तो उसको ईमेल को ड्राफ्ट में रख लो, या कहीं ना कहीं ये बैकअप आप बना लो। कहाँ पे बना लो, ये बैकअप आप गूगल ड्राइव पे सेव कर लो, कहीं पे भी सेव कर लो। मतलब जब आपकी फाइल बन जाती है वो फाइल को आप कहीं पे भी सेव कर लो फर्दर पर्पस के लिए। ठीक है, तो कहता है कि बैकअप तो ले सकते हो, कहता है कि आपको बैकअप जो है ना वो रेगुलर रूटीन में ले लेना चाहिए। ठीक है, तो टैली को यूज करते करते बैकअप लेना बहुत इजी है, बैकअप कभी भी ले सकते हो, और जब चाहो आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हो जब भी आपको इसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो बैकअप लेने के लिए क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन में जाना है। F3 जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन आएगी, फिर उसके ऊपर आप बैकअप के ऑप्शन में जाना। तो आप देख लेना कौन सी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो, जिस भी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो वो बैकअप आप देख लेना, कंपनी को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद हमारे पास इस तरह का एक विंडो खुल जाता है, आपको वो बताएगा कि कंपनी का सोर्स क्या है, कंपनी कहाँ पे चल रही है, आप उसका बैकअप कहाँ पे लेना चाहते हो। तो सोर्स फोल्डर का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी पहले से कहाँ पे स्टोर्ड है। तो बाय डिफॉल्ट कंपनी का जो भी डेटा पहले से जहाँ पे चल रहा है वो आपको सोर्स दिखा देगा। अब आपको ये दिखाना है कि आपको बैकअप कौन सी जगह पे लेना है, तो आप देख लेना जहाँ पे आपने बैकअप लेना है ना वो सोर्स वाली जगह पे ना जाए। तो डेस्टिनेशन हो सके तो आप डिफरेंट ही सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो देख लेना, तो फोल्डर आपको जो भी अलग बनाना है बैकअप के लिए वो देख लो। वो फोल्डर आपका CD में हो सकता है, DVD में हो सकता है, पेन ड्राइव में हो सकता है, D ड्राइव, E ड्राइव, G ड्राइव, किसी में भी हो सकता है। मतलब अल्टीमेटली वो कहना जाता है कि जहाँ पे भी आप बैकअप ले रहे हो बैकअप देख लेना कि वहाँ पे मत बनाना, हो सके तो जहाँ से विंडो आपकी चल रही है, जहाँ से आपकी टैली चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी कंपनी की लिस्ट दिखाने वाला है, तो आप देख लेना कौन कौन सी कंपनी की आप बैकअप लेना चाहते हो। तो जो भी कंपनी का आपने बैकअप लेना है तो वो देख लेना। ठीक है, बैकअप लेने के बाद आप एंड ऑफ द लिस्ट पे जाना, प्रेस Y पे क्लिक करना टू एंटर द एक्सेप्ट द स्क्रीन। तो आपकी एक बैकअप फाइल रिस्टोर हो जाएगी, सॉरी आपका बैकअप फाइल बन जाएगा। उस बैकअप फाइल का नेम आ जाएगा TBK900 अंडरस्कोर, इस तरह से आपका जो भी आपने फोल्डर सेलेक्ट किया है ना बैकअप के लिए, बैकअप यहाँ पे जाके बन जाए, तो वहां पे जाके आपका बैकअप बन जाएगा। तो बैकअप बन जाएगा, बस बैकअप बनने के बाद अगर आपको कभी जरूरत पड़े, अगर आप रिस्टोर करना चाहते हो तो रिस्टोर कर लेना। कहता है कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो रिस्टोरिंग
द डेटा ऑफ ए कंपनीज फ्रॉम विच यू हैव टेकन द बैकअप, जिसका बैकअप ले चुके हो। तो कहता है कि व्हेन यू करंट कंपनी डाटा इज लॉस्ट, अगर आप किसी कंपनी पे काम कर रहे थे, आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है या करप्ट हो जाता है, तो उस डेटा को आप रिस्टोर भी कर सकते हो। लास्ट बैकअप यूजिंग द रिस्टोर ऑप्शन tally.erp9, है ना। जैसे मैंने आपको 2-3 दिन पहले की क्लास से बताया था कि व्हाट्सएप का आप बैकअप बना लेते हो, बैकअप बनाने के बाद अगर आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देते हो तो वो बैकअप आपकी लास्ट वाली जो भी चैट्स होती हैं, ग्रुप्स होती हैं, उसको वापस ले आता है। तो जब हम बैकअप बनाते हैं तो बैकअप ही होता है, जब उसको वापस लेकर आते हैं, उसी बैकअप से डेटा को वापस लेकर आ रहे हैं, फिर हम बोलते हैं रिस्टोर करना। क्या बोलते हैं? रिस्टोर करना। एक होता है रीसेट करना, फैक्ट्री रीसेट फैक्ट्री सेटिंग, उसमें तो पूरा का पूरा आपका फोन रीसेट हो जाता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं बैकअप की और रिस्टोर की। आपने पहले बैकअप लिया, जब जरूरत हुई तो आपने क्या किया, उसका रिस्टोर कर लिया। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करना है, डेटा को रिस्टोर करना है। डेटा को रिस्टोर करना है तो आप क्या करोगे, गो टू टैली के ऑप्शन पे जाना, F3 कंपनी इन्फो, जो भी कंपनी इन्फो से जाना और वहां पे आपको रिस्टोर का ऑप्शन मिलेगा। तो रिस्टोर कंपनी के अंदर आपको देख लेना कौन सी कंपनी के डेटा को रिस्टोर करने के लिए बोल रहा है, आपने कौन सी जगह से डेटा को उठाना है, वो सारी बातें आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर आपसे सारी बातें वो पूछने वाला है। सारी बातें पूछने के बाद आपको जो भी डेटा उठाना है उठा लेना। तो यहाँ पे आपका आएगा डेस्टिनेशन। ठीक है, द फोल्डर पाथ वेयर योर कंपनी डेटा इज टू बी रिस्टोर्ड। ठीक है, डोंट स्टोर बैकअप डेटा इन द फोल्डर वेयर योर कंपनी डेटा एग्जिस्ट सिंस इट मे ओवरराइट द एक्सचेंज डाटा। तो आप देख लेना, रिस्टोरिंग जब भी करो ध्यान से करना, पता चला कि पहले वाली कंपनी का जो भी डेटा है उसके ऊपर रिस्टोर ना हो जाए। तो सोर्स के अंदर क्या है, सोर्स द फोल्डर पाथ वेयर द बैकअप स्टोर। सोर्स का मतलब होता है कि जहां पे आपका बैकअप स्टोर है। ठीक है, फिर लिस्ट ऑफ कंपनी मेन्यू अपीयर, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कंपनी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कंपनीज, सेलेक्ट ऑल आइटम टू रिस्टोर डेटा ऑफ ऑल कंपनीज। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना, वाई पे या एंटर पे क्लिक कर देना, आपका जो भी डेटा होगा वो पूरा का पूरा रिस्टोर हो जाएगा। को हम स्प्लिट करते हैं। मान लो आपके कंपनी का 5 साल का डेटा है, मान लो 5 साल तक आप कंपनी में काम कर चुके हो टैली के अंदर, और मान लो आपको 2 साल का डेटा अलग करना है या 1 साल का डेटा अलग करना है, बाकी डेटा आपको अलग करना है, तो कंपनी का इस डेटा को बोलते हैं स्प्लिट करना। मान लो आपने कंपनी डेटा को स्प्लिट किया तो एक नई कंपनी फिर जनरेट हो जाती है, इसको बोलते हैं स्प्लिट करना। ठीक है, देखो कहता है कि टैली के अंदर हम क्या करते हैं, यू कैन स्प्लिट द कंपनी डेटा बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बेस पर आप कंपनी के डेटा को क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। कहता है कि ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग कंपनी डेटा वी एंटर द स्प्लिट फ्रॉम द डेट। हम डेट से एंटर करते हैं, द डेट बिकम्स द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर द नई कंपनी। जो नई कंपनी के लिए वो जो डेटा होता है वो बिगिनिंग डेट बन जाती है। कहता है कि जब एक बार कंपनी स्प्लिट हो जाती है, जब एक कंपनी स्प्लिट होती है तो 2 सेपरेट कंपनी अपने आप क्रिएट हो जाती है और वो ओपन हो जाती है विदाउट एनी चेंजेस टू द ओरिजिनल डेटा। तो मतलब मान लो आपकी ए कंपनी बनी हुई है, तो ए कंपनी अभी जब स्प्लिट आप करोगे तो इसकी जगह पे 2 और कंपनी बन जाएंगी, मान लो A1 और A2। इसके ऊपर भी कोई असर नहीं आया और ये 2 कंपनी भी बन गई। वही बात यहाँ पे बोल रहा है, कहता है कि जब हम किसी कंपनी के डेटा को स्प्लिट करते हैं तो जो ओरिजिनल कंपनी है वो भी एज इट इज बनी रहती है और जो हमारी जो 2 कंपनीज है वो भी जनरेट हो जाती हैं। ओरिजिनल डाटा के ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं आता। कहता है कि स्प्लिट के बाद जो कंपनीज होती हैं वो सेपरेट कंपनीज बिहेव करती हैं। ये जो कंपनी है ना ये सेपरेट और बन जाती है। कहता है कि इसके अंदर आप एंट्रीज बना सकते हो, रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हो और कुछ चेंजेस करना चाहते हो चेंजेस भी कर सकते हो। कहता है कि स्प्लिट करने से पहले यूजर को इस बात से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि क्या आपने पहले वाली कंपनी का सारा बैकअप ले लिया था, नहीं ले लिया था, सारी एडजस्टमेंट जो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर थी, प्रॉफिट या लॉसेस हैं, वो सारा आपने एडजस्ट कर लिया था या नहीं एडजस्ट कर लिया था। तो ये सारी की सारी बातें आपको देख लेनी चाहिए। कहता है कि स्प्लिट करने से पहले अब स्टेप आ रहा है आपका कि स्प्लिट करने से पहले आपको क्या करना है, कंपनी का आपको डेटा का बैकअप ले लेना है। अब बैकअप लेना तो हमने पहले सीख ही लिया,
अब बैकअप भी ले लेना, और बैकअप करने से पहले ये भी देख लेना कि आपने सारी जो एडजस्टमेंट कर लिया कि नहीं कर ली, सारे परचेज सेल के बिल जो पेंडिंग है वो कर लिए कि नहीं कर लिए, सारे बैंक के जो वाउचर है ये वाउचर पूरे कर लिए कि नहीं कर लिए, सारी कंपनी के डेटा की जो वेरिफिकेशन कर लो। ये 4-5 चीजें आप स्प्लिट करने से पहले देख लो। मतलब कंपनी को जो स्प्लिट करना है तो स्प्लिट करने से पहले आप कंपनी के डेटा को ध्यान से देख लो, ठीक है। तो सारी 4-5 चीजें देख लो। स्प्लिट करने का मतलब क्या है मैं आपको बोल रहा हूं। कंपनी का डेटा मान लो 2019 से लेकर 2021 तक के फाइनेंशियल ईयर का है, तो मान लो आपको स्प्लिट करना है। मान लो 2019 2020 का सेशन का डेटा आपको अलग दिखा देगा, 2020 और 2021 इसका डेटा अलग दिखा देगा। तो ये कंपनी अलग बन जाएगी, ये कंपनी अलग बन जाएगी। तो जब आपने कंपनी के डेटा को स्प्लिट किया तो कंपनीज और जनरेट हो जाती हैं। जो मेन कंपनी तो वो तो पड़ी रहेगी, जो 2 कंपनी और बन जाएंगी अपने आप, वो उसको बोलेंगे स्प्लिट कंपनीज। तो ये मेन कंपनी, इसी मेन कंपनी की वजह से आपने कंपनी के डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज स्प्लिट कंपनी, स्प्लिट हो जाती हैं। तो स्प्लिट करने से पहले देख लेना बैकअप लिया नहीं लिया, सारी एरर्स चेक कर लो, बिल बुल सारे चढ़ा लो, ठीक है। फिर देख लो बैंक की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली कि नहीं कर ली, छोटी छोटी बातें जो भी हैं इंपॉर्टेंट देख लो स्प्लिट करने से पहले। सब ओके है तो फिर हम स्प्लिट की ओर चलते हैं। स्प्लिट करने के लिए क्या है, आपको गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना पड़ता है। F3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, हमारे पास ऑप्शन आएगा स्प्लिट कंपनी डेटा, इस पर क्लिक कर लेना। फिर कंपनी को सिलेक्ट कर लेना, कौन सी कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है। तो कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप जो कंपनी का डेटा को स्प्लिट करना चाहते हो उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। मान लो हमने जिस कंपनी को उठाया वो कंपनी है ABC। आप देख लेना आपको स्प्लिट कब से करना है, कंपनी का डेटा आपको कब से कब अलग करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि फर्स्ट कंपनी ये बन जाएगी, सेकंड कंपनी ये बन जाएगी। तो फर्स्ट कंपनी का जो डेटा होगा, नेम तो उसका वही है ABC, डेट 1 अप्रैल 2019 से आगे का डेटा। दूसरी कंपनी का नाम भी वही है ABC कंपनी, पर उसका डेटा आएगा 1 अप्रैल 2020 से आगे का। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी डिटेल इसके अंदर डाल देते हैं। एंटर द रिक्वायर्ड डेट इन द स्प्लिट फॉर्म फील्ड, जो हमारी ये मेन फॉर्म फील्ड थी ना यहाँ पर, इसके अंदर आपने पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डाल देना। इंफॉर्मेशन डालने के बाद ये क्या करेगा, आपको बोलेगा कि यस या नो, एंटर कर देना, वाई पे क्लिक कर देना या एंटर पे क्लिक कर देना, आ जाएगा। तो टैली आपसे पूछेगा, कंफर्मेशन करेगा, स्प्लिट करना है क्या, पूछेगा आपसे स्प्लिट करना है क्या, यस और नो, तो आप वाई पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप वाई पे क्लिक करोगे तो 2 नई कंपनी बन जाएंगी। तो 2 नई कंपनी जब बन जाएंगी, एक कंपनी का डेटा तो होगा मान लो 2019-20, एक का होगा 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर देख लेना, तो ये तो पुराने वाली कंपनी थी ही, ये पहले वाली नई कंपनी, ये दूसरी वाली नई कंपनी। तो इस तरह से आपकी पहले वाली कंपनी तो पड़ी ही रहेगी, उसकी हेल्प से 2 कंपनी और बन जाएगी, तो फाइनेंशियल ईयर के बेस पर बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना, ठीक है, वाउचर एंट्री के नेम से, ठीक है। कहता है कि ए वाउचर इज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, जो हमारे अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स होती हैं किसमें, वाउचर के अंदर। तो टैली ERP9 अलाउज टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसके अंदर हम सारी की सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं थ्रू द एप्रोप्रिएट वाउचर्स अवेलेबल। जो भी हमारे पास वाउचर अवेलेबल होते हैं उसकी हेल्प से हम टैली में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। क्योंकि हमने सेल की, कहीं से परचेज की, किसी को बिल दिया, किसी से पेमेंट ली, किसी को पेमेंट दी, हमारे पास सारे वाउचर ही होते हैं। उस वाउचर के बेस पर हम क्या करते हैं, टैली में एंटर, ऐसा लगा लो कि एंट्रीज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेमेंट वाउचर है, पेमेंट वाउचर हम यूज कैसे करते हैं, सारी पेमेंट्स के लिए। रिसिप्ट वाउचर यूज कैसे करते हैं, सारी मनी रिसिप्ट के लिए। सेल वाउचर किस लिए होता है, सेल की ट्रांजैक्शन के लिए। परचेज वाउचर होता होगा सारी परचेज की वाउचर के लिए। कहता है कि टैली के अंदर 18 प्रकार के डिफरेंट वाउचर होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जो पहले से पता होता है, ठीक है। तो अगर हम पेरोल को भी एक्टिव कर दे, तो पेरोल को एक्टिव कर दे तो हमारे पास हो जाएंगे 20 वाउचर। तो दीज प्री डिफाइंड वाउचर्स फुलफिल योर नॉर्मल ट्रांजैक्शन नीड्स, जो हमारी जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन की जो जरूरत होती है ना उसको ये पूरा करता है वाउचर सिस्टम।
तो टैली हमको प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर टू सूट द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स होते हैं। ये वाउचर्स हम कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, पेरोल वाउचर। तो इस अंदर हम अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर ये सारे आते हैं। जैसे मैं अकाउंटिंग वाउचर की बात करूं, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जो सबसे पहले आता है हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका शॉर्टकट की है F4। फिर है हमारा पेमेंट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की है F5। रिसिप्ट वाउचर F6, जर्नल वाउचर F7, सेल वाउचर F8, क्रेडिट नोट वाउचर कंट्रोल प्लस F8, परचेज वाउचर का F9, डेबिट नोट वाउचर का कंट्रोल प्लस F9। तो ये हमारे वाउचर्स के नेम भी हैं और इसके साथ साथ हमारी शॉर्टकट कीज भी दी हुई हैं। ठीक है, तो ये वाउचर्स हैं। तो अब बात करते हैं कि जो कॉमन कंपोनेंट होते हैं वाउचर के अंदर, वाउचर की जो अंदर होते हैं वो देखो क्या होता है। कहता है कि अगर हमको किसी वाउचर की एंट्री करनी है तो हमको क्या करना होता है, वी पे क्लिक करना होता है, एट द गेटवे ऑफ टैली। जो गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन होता है वहां पे आप वी को क्लिक कर दो, बोले तो अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन क्लिक कर दो, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी, वाउचर क्रिएशन स्क्रीन। तो यहाँ पर तो अपने को जो है यहाँ वाला जो ऑप्शन आएगा ना, पीडीएफ में देख लेना, यहाँ तो आपको लिखना होता है टाइप ऑफ वाउचर। ठीक है, टाइप ऑफ वाउचर, यहाँ पे होता है वाउचर का नंबर, यहाँ पे होती है पार्टिकुलर्स, बोले तो यहाँ पे होती है डिटेल्स, और यहाँ पे होता है हमारा डेबिट या क्रेडिट वाला अमाउंट। जैसे आप जर्नल में एंट्रीज करते हैं ना, तो वैसा ही सिस्टम थोड़ा थोड़ा मैचिंग सा लगा लो अभी। तो यहाँ पर होता है हमारे पास डेट, यहाँ डेट लिखी होती है, यहाँ पर अमाउंट होता है, यहाँ पर वाउचर का बिल का नंबर होता है, वाउचर कौन सा है, पेमेंट वाला है या रिसिप्ट वाला है, वो भी आपसे पूछेगा। यहाँ पर डिटेल लिखते हो आप, है ना। और यहाँ पे हमारे पास जैसे अकाउंट्स के अंदर हमारे पास नरेशन का ऑप्शन होता है, तो नरेशन का ऑप्शन भी हमारे पास होता है। तो ये सारे के सारे हमारे वाउचर्स के अंदर आते हैं, जैसे आप अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्रीज करते हो। तो वाउचर क्रिएशन के अंदर जो हमारे पास बटन्स थे, वो बटन्स जो डिस्प्ले में आपको दिखा रहा था अभी, वही बटन्स अब आपको मैं समझा देता हूं। जो आपने अभी डिस्प्ले में देखे थे ना अभी डायग्राम के अंदर बटन्स, वाउचर क्रिएशन स्क्रीन के जो कंपोनेंट्स की फॉर्म में है वो देख लो क्या है। सबसे पहले तो था हमारे पास बटन बार। तो वाउचर स्क्रीन की बिल्कुल राइट साइड में हमारे पास थे बटन बार। ये बटन्स की फॉर्म में होते हैं, रिस्पेक्टिव फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग वाउचर्स बटन शो होते हैं। फिर इन ए कंपनी वेयर यू मेंटेन बोथ अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, देन अकाउंटिंग वाउचर बटन और इन्वेंट्री वाउचर बटन दोनों दिखाएगा। तो अगर आपने इन्वेंट्री वाला ऑप्शन भी एक्टिव किया हुआ है तो आपको वाउचर वाला भी दिखाएगा और यहाँ पर हमारा इन्वेंट्री वाले वाउचर भी दिखाएगा। अदरवाइज सिंपल से वाउचर दिखाने वाला है। ठीक है, फिर आगे बात आती है टाइप ऑफ वाउचर। तो टाइप ऑफ वाउचर के अंदर आपको वही वाउचर दिखाएगा, कौन से वाउचर का आपने यूज करना है। परचेज वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है। तो जो भी जिस तरह की आपकी ट्रांजैक्शन होगी उसी तरह सा वाउचर आप क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना। वाउचर सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सी बात है, आप आगे क्या करना है, वाउचर का नंबर देखना। वाउचर का नंबर देख लेना, वाउचर के नंबर आपकी सीरियल में चलते हैं 1 2 3 4। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई उसका वाउचर नंबर, सेकंड ट्रांजैक्शन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरह से आपके वाउचर का नंबर भी आपको लिखना होता है। वाउचर का नंबर लिखने के बाद रेफरेंस, रेफरेंस नॉट अवेलेबल इन द ऑल द वाउचर, यू कैन गिव द परचेज ऑर्डर नंबर एज रेफरेंस। मान लो आपके पास कोई परचेज ऑर्डर आया था तो उसका रेफरेंस लिख देना। मान लो आप परचेज की एंट्री कर रहे हो, परचेज की एंट्री कर रहे हो तो परचेज की एंट्री कौन से ऑर्डर के रेफरेंस में कर रहे हो तो ये लिख देना। सेल की एंट्री कर रहे हो तो सेल आप कर रहे हो तो किस रेफरेंस में कर रहे हो। मान लो सामने वाली पार्टी ने आपको ऑर्डर दिया हुआ था कि मेरे को बिल नंबर 456 के ऊपर इतना गुड सेल कर देना, तो जब आप सेल करोगे तो लिख देना कि ये जो मैं सेल कर रहा हूँ 456 नंबर वाले ऑर्डर के बिहाफ पे कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपके पास रेफरेंस है तो रेफरेंस डाल दो। फिर इसके बाद जिस डेट पर आप वाउचर क्रिएट कर रहे हो उस डेट को आप मेंशन कर दो। ऑटोमेटिकली तो वो बाय डिफॉल्ट करंट डेट को उठा लेता है, बट अगर आपको डेट चेंज करनी है तो डेट चेंज भी कर सकते हो। तो
टैली आप जिस दिन काम कर रहे हो, टैली में जिस दिन आप काम कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट तो करंट डेट उठा लेगा। बट देख लो कभी कभी हम आगे पीछे वाली भी एंट्रीज करते रहते हैं, तो वहां पर आप चाहो तो डेट चेंज कर सकते हो। उसके लिए आप क्या कर देना, F2 की दबा देना। कौन सा, F2। तो F2 जो की है वो डेट चेंज करने के लिए है, तो डेट चेंज कर लेना। फिर पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के अंदर आप वही लिखते हो, पार्टिकुलर्स के अंदर आप वही लिखते हो ट्रांजैक्शंस, कौन सी एंट्री डेबिट होनी है, कौन सी क्रेडिट होनी है। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम या राम टू सेल्स अकाउंट, तो वो सारा का सारा पार्टिकुलर। तो उसके अंदर आपको लेजर के नेम डालने होते हैं। इसमें DR डेबिट या BY शो होगा, या CR क्रेडिट या टू शो होगा, तो आप देख लेना। तो वहां पर आपको एंट्री डालनी है। एंट्री डालने के बाद देख लेना डेबिट या क्रेडिट के जो ऑप्शन आपको राइट साइड में दिखाई दे रहे थे, उन ऑप्शन के अंदर आपको क्या डालना होता है, अमाउंट डालना होता है। अमाउंट डालने के बाद आप क्या करना, नरेशन। आपको पता है ना, आपको 11th के अकाउंट्स में समझाया भी जाता है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं, उस ट्रांजैक्शन की डिटेल। ठीक है, तो वो नरेशन, तो नरेशन भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये वाली जो सब बातें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी की सारी बातें देखो कहाँ पे थी, ये देखो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर थी। टाइप ऑफ वाउचर, वाउचर का नंबर, पार्टिकुलर्स, नरेशन, डेबिट और क्रेडिट वाला अमाउंट, फिर यहाँ पर डेट वाउचर का, ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे होती हैं, जो मैंने आपको अभी 7-8 आइटम्स की फॉर्म में एक्सप्लेन भी किए हैं। ठीक है, तो ये 7-8 आइटम जो थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। पीछे इसका ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो कहता है कि चलो अंडरस्टैंड कर लेते हैं वेरियस वाउचर को, है ना। तो यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर में जाना, प्रेस 11 करके गेटवे ऑफ टैली पे जाना, गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद प्रेस 11 करना। ठीक है, फीचर्स का ऑप्शन, फिर वहां पे अकाउंटिंग फीचर्स का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अकाउंटिंग फीचर्स। तो अकाउंटिंग फीचर के अंदर आपके पास ये वाले ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी सेटिंग करनी हो सेटिंग कर लेना, उसके बाद जो भी यस करना हो यस कर देना। ठीक है, अब हमारे पास है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की दिया हुआ है वो है F5। ठीक है, तो कहता है कि पेमेंट वाउचर हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको जितनी भी पेमेंट्स कंपनी की पेमेंट करनी होती है, कैश में या चेक में, वो सारी की सारी करने के लिए हम F5। तो अगर हम फिक्स एसेट्स की पेमेंट करते हैं, या गुड्स की परचेज करते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, लोन की करते हैं, एडवांसेस की करते हैं, इन सारी पेमेंट्स के लिए हमको पेमेंट वाउचर का यूज करना होता है, दैट इज F5। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर के अंदर जो लेजर अकाउंट होता है, पेड इज टू बी डेबिटेड, एंड द कैश और बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। सिंपल सी बात है, अकाउंट के अंदर आप देखोगे तो अकाउंट के अंदर जब भी हम पेमेंट करते हैं, आपका कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि कैश या बैंक जब भी कम होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, पेमेंट वाउचर के अंदर हमने जिसको भी पेमेंट की है वो तो हो गया डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश या बैंक बैलेंस। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, ऑलवेज डेबिट होती है, और सेकंड एंट्री जो होती है ऑलवेज, उसके अंदर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। इसी तरह से हमारा ये रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर हम क्यों यूज करते हैं, जितनी भी हमारी पेमेंट्स आनी होती है कैश में या बैंक अकाउंट से, तो रिसिप्ट वाउचर के अंदर यू डेबिट कैश या बैंक अकाउंट, और क्रेडिट के अंदर क्या आएगा, जो भी लेजर अकाउंट है। मान लो आपके पास किसी के कैश आएगा तो आप एंट्री क्या करते हो, या चेक आया तो आप एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट, तो ये तो हो जाएगा डेबिट, और जो अकाउंट है उस अकाउंट का नहीं मान लो ABC है, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वही बात यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जब आप पेमेंट रिसिप्ट वाउचर का यूज करोगे तो शॉर्टकट की है F6। तो यहाँ पर आपका कैश या बैंक बैलेंस तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जो लेजर वाला जो भी अकाउंट है, जो सामने वाला अकाउंट है, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी ना रिसिप्ट वाउचर के अंदर, वो ऑलवेज क्रेडिट ही होने वाली है। बट जब आप सेकेंड एंट्री करोगे तो उसके अंदर आप स्पेसिफाई कर लेना कि आपको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ठीक है, इसी तरह से हमारा है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर के अंदर जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास F7। तो जर्नल वाउचर क्या है, एक एडजस्टमेंट वाउचर है बिटवीन टू लेजर, दो लेजर के बीच में एक एडजस्टमेंट वाउचर है। एडजस्टमेंट का मतलब देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ फंड, फंड्स का फिजिकल मूवमेंट नहीं होया, नो
आउटसाइड पार्टीज लाइक डेटर क्रेडिटर पंचर इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इन जनरल वाउचर के अंदर लेजर अकाउंट कैश या बैंक के अलावा जिसको हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। फर्स्ट वाउचर क्या है, फर्स्ट एंट्री क्या है, डेबिट की होने वाली है, और जो सेकंड एंट्री है उसके अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हो आपको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। मतलब कैश या बैंक बैलेंस को छोड़कर जो भी है वो अपने को क्या करना है, यहां पर एग्जाम्पल का फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है, जैसे डेप्रिसिएशन और फर्नीचर। डेप्रिसिएशन और फर्नीचर से क्या होने वाला है हमारा, यहां पर कैश तो इफेक्ट नहीं होगा, तो ये टैली ERP 9 है। तो यहां पर हो सकता है कि ऑप्शन थोड़े देख लेना अपडेट हुए हों। तो यहां पर स्टेप्स क्या है, स्टेप्स के लिए अगर आपको जनरल वाउचर में जाना है तो क्या करोगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, अकाउंटिंग वाउचर पे जाओ, F7 क्या है, जनरल का है। तो यहाँ पे अगर आपको डेट चेंज करनी है तो यहाँ पर स्टेप के ऊपर आके आप क्या कर देना, डेट को चेंज कर देना F2 की हेल्प से। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप सिलेक्ट कर लेना पार्टिकुलर में से, और जो भी अमाउंट होगा सामने वो लिख देना। फिर क्रेडिट के अंदर आपको क्या करना है, मान लो फर्नीचर अकाउंट सिलेक्ट करना है, पार्टिकुलर्स में से देख लेना, फिर सामने जो आपने अमाउंट लिखना है वो अमाउंट लिख देना। तो आपको नरेशन लिखनी है तो नरेशन भी आप नीचे लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा यहाँ पे डायलॉग बॉक्स इन्होंने लिख कर दिया हुआ है। फाइनली एंट्री होने के बाद आपको डन करना होता है, डन करने के लिए या तो Y दबा दो या आप एंटर बटन दबा दो, ठीक है। अब है हमारा क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर जनरली क्या होता है, क्रेडिट नोट हम किसको इशू करते हैं, बायर को। मान लो किसी पर्सन ने आपसे गुड्स परचेज की, किसी पर्सन ने आपसे गुड्स परचेज की, सोचकर देखो नॉर्मल अकाउंट्स के अंदर अगर हम बात करें, कोई कस्टमर है आपसे गुड्स परचेज करता है, कोई डेटर है मतलब जिससे आपने पेमेंट नहीं लिया, आप जनरली क्या करते हो, मान लो मोहन है, मोहन को आपने गुड्स सेल किए, तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। मोहन को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से मान लो, ठीक है। मोहन को आपने डेबिट कर दिया 10,000 रुपए से। अब मोहन आपको गुड्स रिटर्न कर देता है, मोहन क्या कर देता है, आपको गुड्स रिटर्न कर देता है, उसको गुड्स पसंद नहीं आई, मान लो 2,000 रुपए की गुड्स आपने रिसीव कर ली उससे, तो सामने वाले को आप ना क्रेडिट नोट देने वाले हो मोहन को। क्यों, मोहन को यह बताने के लिए कि भाई तेरा अकाउंट मेरी बुक्स में डेबिट है, अब क्योंकि तुमने मुझे गुड्स वापस की है इसलिए मैं तेरा अकाउंट मेरी बुक्स में क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं। तो मोहन जब आपको गुड्स वापस करेगा, मोहन जब आपको गुड्स वापस करेगा, आपको क्या करना है, उसको क्रेडिट नोट देना है। तो क्रेडिट नोट देने का मतलब है कि आप उसको यह बताना चाहते हो कि जितने की तूने गुड्स मुझे वापस की हैं उतने रुपए से मैं तेरा अकाउंट क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं। क्योंकि जब सेल की थी तो आपने सामने वाले को क्या दिया था, सेल की थी तो सामने वाले को आपने किया था 10,000 रुपए से डेबिट। तो जब सामने वाला जब गुड्स रिटर्न करेगा तो आप एंट्री क्या करते हो, ऐसे सेल्स रिटर्न टू मोहन, तो मोहन को आप क्रेडिट कितने से करोगे, अभी 2,000 से। तब जैसे ही आपने मोहन को 2,000 रुपए से क्रेडिट किया ना, तो मोहन को आप क्या दे दो, क्रेडिट नोट दे दो। तो क्रेडिट नोट इसी चक्रों के अंदर हम सामने वाली पार्टी को इशू करते हैं। तो क्रेडिट नोट जनरली हम देते हैं बायर को, किस लिए, क्योंकि या तो वो कुछ गुड्स रिटर्न करता है या देयर इज एक्सेस डेबिट टू दैट पार्टी, या उसके अकाउंट के अंदर हमने कोई फालतू का
अमाउंट ज्यादा डेबिट किया हुआ था, इसलिए हम सामने वाले को क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो क्रेडिट नोट इशू होता है कस्टमर्स की फेवर में, किस लिए, क्योंकि उनसे गुड्स हमें वापस मिलती हैं, उनसे गुड्स हमें वापस मिलती हैं, वो लोग हमको क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो जब आप इस क्रेडिट नोट का इशू यूज करोगे ना, तो आप देखना पहले वाली एंट्री तो आपकी हमेशा क्रेडिट होने वाली है। जब आप सेकंड एंट्री करोगे तो सेकंड एंट्री के अंदर आप स्पेसिफाई कर लेना कि आपको पहले डेबिट यूज करना है या क्रेडिट यूज करना है, तो देख लेना। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया भी था। सामने वाली पार्टी ने आपको सेल्स रिटर्न किया, तो आप क्या करोगे, यहां पर ये एंट्री करोगे। तो स्टेप्स क्या हैं, गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, अकाउंटिंग वाउचर पे जाओ और F8 क्रेडिट नोट का यूज करो। फिर क्या करना, प्रेस F2 एंड सेट ऑल द डेट, आप डेट चेंज कर लो, मेंशन कर दो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जिसके आपने परचेज आपने रिटर्न हुई है, क्योंकि आप देख लेना सामने वाले को, सामने वाले से जो भी था वो देख लेना। फिर सेलेक्ट द अरोड़ा स्टोर हाउस, जो भी एंट्री थी एग्जाम्पल की फॉर्म में उन्होंने वही यूज किया है, ठीक है। अमाउंट एंटर कर लेना, सेल्स रिटर्न की एंट्री कर देना, जो भी नरेशन है नरेशन लिख देना, तो जो भी है देख लेना, सामने वाले ने जो भी परचेज रिटर्न करती है उसके अगेंस्ट में एंटर कर देना। इसी तरह से है डेबिट नोट। अब सोच कर देखो, जब जब आप गुड्स परचेज करते हो उधार पे, जब जब आप गुड्स परचेज करते हो उधार पर, तो हमेशा हम क्या एंट्री करते हैं, आपने नोटिस किया है, हम एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट, पार्टी का नेम है मान लो ABC, मान लो मैंने सामने वाली पार्टी से इतने की गुड्स मैंने परचेज की हैं, कितने रुपए की, 50,000 रुपए की। तो मान लो मैंने 50,000 रुपए की गुड्स परचेज की, तो सामने वाली पार्टी को मैंने क्या किया, 50,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। अब सामने वाली पार्टी को मैंने गुड्स रिटर्न करनी है, सामने वाली पार्टी को मान लो मैंने गुड्स रिटर्न करनी है, तो सामने वाली पार्टी को मैं क्या करने वाला हूं, पहले तो मैंने सामने वाली पार्टी को क्या किया था, क्रेडिट किया था, अब सामने वाली पार्टी को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो ऐसा होता है हमारा डेबिट नोट। तो डेबिट नोट के केस के अंदर कब यूज करते हैं, जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं, जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं। तो डेबिट नोट वाउचर तभी यूज होगा, तो देख लेना जब पहली आपकी एंट्री होगी तो वो बाय डिफॉल्ट डेबिट वाली होगी, और जो सेकंड एंट्री होगी, सेकंड एंट्री करते हुए आपको देख लेना वहां पर आपको डेबिट या क्रेडिट आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो यहां पर हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री, तो परचेज रिटर्न की एंट्री इन्होंने दिखाई हुई है, मोहन ट्रेडर्स को आपने परचेज रिटर्न किया है, कोई बात नहीं, इसको अगर आपने सही करना है तो ये सारा प्रोसीजर आपको फिर से फॉलो करना होगा। गेटवे ऑफ टैली पे जाना, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना, डेबिट नोट है आपका F9, फिर वहां पर जो भी ओरिजिनल वॉइस नंबर है, डेट ऑफ परचेज सारा डाल देना, जो भी डेट्स आपको चेंज करनी है तो F2 दबा देना, तो सिंपल से फॉर्मेट के अंदर हमारा हो जाएगा। मोहन ट्रेडर का अकाउंट सेलेक्ट करना, परचेज रिटर्न का अकाउंट सेलेक्ट करना, जो भी अमाउंट होगा अमाउंट लिख देना, नरेशन लिखना नरेशन लिख देना, तो ये पूरी की पूरी डिस्प्ले आपके पास आ जाएगी। उस डिस्प्ले के अंदर आप डाल लेना जो भी आप एंट्री करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट करना हो, एंट्री होने के बाद आपको पता है कि आपको एक्सेप्ट करने के लिए एंटर या वाई मारना पड़ता है, तो वाई या एंटर मार देना। शीट प्रेजेंट करता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है, ये सारी बातें तो अपने को पता भी है क्योंकि अपना कॉमर्स के बच्चे हैं, तो नॉर्मल सी बात है। तो स्पेसिफिक पीरियड की हमें एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल के बारे में बताता है। और जो हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना। तो अकाउंट्स में आप टैली में अगर आप एक भी एंट्री करोगे ना, तो हमेशा ये हमारी इक्वेशन बनी रहती है, कौन कौन सी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमारी अकाउंट्स की ये फंडामेंटल इक्वेशन होती है कि एसेट्स हमेशा बराबर रहती हैं इन दोनों के टोटल के। यही बात इन्होंने यहां पे लिखी भी हुई है पेज के अंदर, देखो PDF में, है ना। तो कहता है कि तो डिस्प्ले द बैलेंस शीट ऑन द मॉनिटर, अगर हमको डिस्प्ले करना है, देखना है बैलेंस शीट के बारे में टैली के, कहां से देखोगे, गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना और बैलेंस शीट पे क्लिक कर देना। तो बैलेंस शीट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बैलेंस शीट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटीज लिखी होती है, यहाँ पर एसेट लिखी होती है, और बीच में एक वर्टिकल लाइन होती है। तो यहाँ पर जो भी लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है, वटएवर जो भी है सारी की सारी आपको दिखा देगा। कैपिटल अकाउंट है, सारी की सारी लाइबिलिटीज आपको दिखा देगा, ठीक है। फिर
यू कैन सी द बैलेंस शीट कंटेन्स टू मेजर पार्ट। कह रहा है कि बैलेंस शीट को यहाँ पर आप दो पार्ट्स में देख सकते हो। पहला पार्ट है लाइबिलिटीज का और दूसरा पार्ट है एसेट्स का। ये डिवाइड होता है एक वर्टिकल लाइन से। जो लाइबिलिटीज पार्ट होता है, लाइबिलिटीज पार्ट के अंदर क्या क्या आता है? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लाइबिलिटीज, लोन लाइबिलिटीज, नेट प्रॉफिट इफ एनी एटसेट्रा। तो लाइबिलिटीज पार्ट के अंदर तो ये दिखाई देता है और जनरली ये बैलेंस शीट हमको पता भी होती है। और एसेट्स पार्ट के अंदर हमारी फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट या नेट लॉस जो भी रखे होते हैं, अब तक हमने डिवाइड नहीं किए हैं, वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है। जो बटन बार होता है, बटन बार में काफी सारे बटन्स होते हैं और काफी सारी फंक्शन की होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को। ठीक है। कुछ दूसरी रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लिक करते हैं F1 पे, अगर हम क्लिक करते हैं F1 पर तो हमको क्या दिखाई देती है? डिटेल ऑप्शन दिखाई देती है बैलेंस शीट की। तो अगर हम जैसे काफी सारे बटन हमारे साइड में होते ही हैं, तो जैसे जैसे बटन्स पे क्लिक करते जाते हैं तो आपको डिटेल वाली इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। तो जैसे ही आपने F1 पे क्लिक किया तो आपको डिटेल्स और ज्यादा दिख जाती है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या है, लोन अकाउंट कौन कौन सी लिया, करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज हैं। मतलब अगर आप F1 को क्लिक नहीं करते तो करंट लाइबिलिटीज आपको टोटल दिखाएगा। जैसे ही आपने मान लो F1 पर या थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश की तो वो दिखा देगा करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या है, तो पूरा थोड़ा डिटेल दिखा देगा। तो ऐसा है। तो इसी तरह से अगर आप F2 पे क्लिक करते हो तो F2 पे क्लिक करने से क्या होगा? आप अपना टाइम पीरियड चेंज करते हो बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट आपको कब से लेके कब तक की देखनी है। अगर आप F3 पे क्लिक करते हो, F3 पे क्लिक करने से क्या होगा? बैलेंस शीट दिखाई देती है अनदर कंपनी की, मोर देन वन कंपनीज ओपन एक्सेट्रा। तो ऐसा भी होता है। अगर आपको बात करें बैलेंस शीट की कॉन्फ़िगरेशन की, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखो क्या आएगा। तो अगर आपको थोड़ा बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज करना है, कुछ और अपनी तरफ से कुछ एड ऑन प्लस माइनस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? F12 की को क्लिक करना होता है। कौन सी की है? F12। तो F12 को जैसे आप क्लिक करोगे तो हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आता है, शो वर्टिकल लाइन, प्रॉफिट और लॉस, बोथ एज लायबिलिटीज, ये सो। तो ये ऑप्शन जो आपने यस नो करने कर लेना। तो बाय डिफॉल्ट तो ये कुछ ऑप्शन तो नो में ही रहते हैं। तो अगर आपको कोई ऑप्शन अगर एक्टिव करना है तो एक्टिव कर लेना, वो ऑप्शन आपको वैसे बैलेंस शीट में डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होती है? एक रिपोर्ट होती है, ये एक स्टेटमेंट होती है जिससे हमें पता क्या चलता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस किसका? एक बिजनेस एंटिटी का एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। तो इसके अंदर आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, सारी की सारी इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, सारा जो रिपोर्टिंग पीरियड होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो प्रॉफिट और लॉस को अगर आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है तो मॉनिटर पे कैसे डिस्प्ले करेंगे? यहां पर आप जाना गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पर, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लिक कर देना। तो आपको इस तरह से यहां पर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जब ये दिखनी स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद क्या करना? कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट के अंदर आप एक्सपेंसेस लॉसेस को लिखते हो, राइट पार्ट के अंदर आपको इनकम और गेन को दिखाना होता है, टोटल लगा होता है, फिर लास्ट में नेट प्रॉफिट होगा, नेट लॉस होगा। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी होती हैं। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो डेफिनेटली हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा। डेबिट वाली साइड ज्यादा है तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चन के अंदर नेट लॉस होने वाला है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस फिलहाल हमको पहले से पता है। तो फिर वही वाली बातें जो बातें इन्होंने बैलेंस शीट में बताई थी कि बैलेंस शीट में इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी आइटम के बारे में अगर आपने डिटेल में देखना है तो आपको कुछ बटन्स दिए होते हैं, वैसे ही बटन आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी दिए होंगे। जैसे इन्होंने बताया यहाँ पर F1। तो F1 पे अगर आप ज्यादा क्लिक करते हो तो F1 पे क्लिक करते ही कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में ले सकते हो। तो डिटेल में लेने के बाद आपके पास इस तरह से थोड़ा डिटेल दिखा देगा। सिंपल सी बात, जैसे हम बैलेंस शीट में बात कर रहे थे। और वैसे ही एक बात और आ रही है, जैसे बैलेंस शीट की कॉन्फ़िगरेशन की बात थी वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस की कॉन्फ़िगरेशन की बात है। तो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको कौन सी की दबानी है? F12। क्योंकि F12 तब भी हमने दबाई थी बट हम तब बैलेंस शीट के अंदर बैठे थे। तो अब हम बैठे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर आपको थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, कॉन्फ़िगर करना है, तो अब आप क्या करोगे? F12 को फिर से दबा दो। तो F12 को दबाओगे तो आपके पास एक विंडो खुलेगी कॉन्फ़िगरेशन की। हाँ बताओ भाई क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये ऑप्शन यस रखने हैं या नो रखने हैं, तो देख लेना, जो आपको यस नो करना हो कर लेना। तो शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप वर्टिकल फॉर्म में देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते, परसेंटेज फॉर्म में दिखनी है, कुछ आइटम नहीं दिखनी, ग्रोस प्रॉफिट आपको शो करना है कि नहीं करना। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनके क्लोजिंग बैलेंस जीरो होते हैं, क्या आप वो भी देखना चाहते हो क्या? नेम्स
आपको दिखाना है, जैसे बैलेंस शीट के अंदर स्केल फैक्टर, बेस करेंसी, सिंबल, ये सारी की सारी बातें आपको दिखाना है। तो यस नो क्लिक कर लेना। जिन ऑप्शन को आप यस करोगे वो डिटेल्स आपके पास सामने खुल के आ जाएंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन, जैसे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन हमारा बैलेंस शीट में था, वैसी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। दोनों को दोनों अंदर कॉमन चीजें हैं, है ना। F1 से हमारी डिटेल्स आती हैं, कुछ और बटन्स भी होंगे। इस तरह से F12 जब आप दबाते हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में जा सकते हो। तो बैलेंस शीट को कॉन्फ़िगरेशन में लाना है या आपने प्रॉफिट एंड लॉस को कॉन्फ़िगरेशन में लाना है, तो ये ऐसा भी होता है। फिर बात आती है कॉस्ट सेंटर। ठीक है, अब बात है आपके कॉस्ट सेंटर की। कहता है कि कॉस्ट सेंटर क्या है। कॉस्ट सेंटर एक यूनिट है एक कंपनी की, विच ट्रांजैक्शन कैन बी एलोकेटेड। तो आपको पता नहीं कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या होता है। हमारे पास काफी सारे कॉस्ट सेंटर होते हैं। जैसे किसी भी कंपनी का डिपार्टमेंट है, किसी भी कंपनी के हमने डिपार्टमेंट बना देते हैं, तो उन सबकी कॉस्ट अलग अलग होती है। तो हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट अलग अलग होती है। जैसे फाइनेंस में कॉस्ट अलग आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में अलग, मार्केटिंग में अलग, सो ऑन। किसी भी कंपनी के अगर ब्रांचेस को बात करें तो एक एक ब्रांच को भी हम कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं। एक एक कंपनी के प्रोडक्ट को भी हम कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं। या सेल्समैन ए के ऊपर जितने खर्चे हो रहे हैं, सेल्समैन बी के ऊपर जितने खर्चे हो रहे हैं, वो भी कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर कुछ भी हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, ब्रांचेस हो सकती हैं, कंपनी के प्रोडक्ट हो सकते हैं, इंडिविजुअल इंसान हो सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर यूज फॉर द ब्रांच वाइज एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस लाइक कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये तो यू कैन क्लासीफाई द कॉस्ट सेंटर जैसे टू नो द क्लासीफाई द ग्रुप और लेजर अकाउंट। जिस तरह से हम ग्रुप या लेजर को क्लासीफाई करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ प्राइमरी कॉस्ट सेंटर भी होते हैं, कुछ सेवरल कॉस्ट सेंटर भी होते हैं। तो ये ज्यादा नेसेसरी ऑप्शंस आपको यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हो। जैसे हमारे पास प्राइमरी कॉस्ट सेंटर क्या है मार्केटिंग के अंदर, तो मार्केटिंग तो हो गया हमारा प्राइमरी कॉस्ट सेंटर। तो इसके अंदर अगर आपको मार्केटिंग के अंदर मान लो 5 बंदे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के अंदर अगर आपके 5 बंदे काम कर रहे हैं, तो वो कौन से हो गए, सेल्समैन ए, सेल्समैन बी, सेल्समैन सी। तो सेल्समैन ए ऐसे कॉस्ट सेंटर, सेल्समैन बी ऐसे कॉस्ट सेंटर, सेल्समैन सी ऐसे कॉस्ट सेंटर। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या देख सकते हैं, सेल्समैन ए के ऊपर कितना खर्चा हुआ, सेल्समैन बी के ऊपर कितना खर्चा हुआ, सेल्समैन सी के ऊपर कितना हुआ। फिर टोटल खर्चा भी इनके अंदर काउंट कर सकते हैं। मान लो इसके ऊपर 1000, इसके ऊपर 2000, इसके ऊपर 3000, तो टोटल खर्चे कितने हुए, 6000 के। तो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग के अंडर में हमारे कितने खर्चे हुए, 6000। डिटेल में दिखना है, डिटेल में देखना है तो आपको डिटेल में ऐसा दिखाई देगा, आप अलग अलग खर्चे इनको देख सकते हो। फिर एक होती है हमारी कॉस्ट की कैटेगरी। ठीक है, कॉस्ट की कैटेगरी के अंदर क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास से एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी है, डिपार्टमेंट्स की कैटेगरी है, ब्रांचेस की कैटेगरी है। एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे पास जैसे 3 पर्सन है, रामलाल, मनीष, चेतन। तो हमारे पास एग्जीक्यूटिव के अंदर 3 एग्जीक्यूटिव है, इन तीनों के अलग अलग खर्चे। तो ये पहला कॉस्ट सेंटर है, दूसरा कॉस्ट सेंटर, तीसरा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट कैटेगरी के अंदर ये तो कैटेगरी है, ठीक है। जैसे 12th है, ये 12th क्लास, तो 12th क्लास क्या है, कैटेगरी है। तो 12th क्लास के अंदर अगर मैं कहूं आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये तो हो गई कैटेगरी, और हमारे पास ये क्या हो गए, कॉस्ट सेंटर। तो ये समझ लो कि ऐसा है हमारे पास, ठीक है। तो कॉस्ट कैटेगरीज भी होती हैं। कॉस्ट कैटेगरीज के अंदर क्या होती है, कुछ ऑर्गेनाइज होती हैं, इसको हम एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी में रिक्वायर एनालिसिस और डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट, ब्रांच वाइज कॉस्ट या एग्जीक्यूटिव वाइज कॉस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरीज आ गई। कॉस्ट कैटेगरीज के खुद के भी कॉस्ट सेंटर होते हैं, तो ये कॉस्ट कैटेगरीज हैं, कॉस्ट कैटेगरीज के खुद के भी कॉस्ट सेंटर हैं, ठीक है। तो इन दिस एग्जांपल डिपार्टमेंट, ब्रांचेस एंड एग्जीक्यूटिव आर एग्जांपल ऑफ द कॉस्ट कैटेगरीज एंड मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स आर द कॉस्ट सेंटर अंडर द डिपार्टमेंट्स। तो ये कॉस्ट सेंटर हो गए। तो कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है, तो हरियाणा, यूपी, मुंबई आर द कॉस्ट सेंटर अंडर द ब्रांचेस कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। ये एग्जांपल जो भी था इन्होंने पूरा का पूरा वैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को एक्टिवेट करना है, अगर आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को अगर एक्टिवेट करना है तो क्या करोगे, जो भी कंपनी है वो कंपनी को आप सिलेक्ट करके रखना,
गेटवे ऑफ टैली पे जाना, F11 फीचर का ऑप्शन है, अकाउंटिंग फीचर्स के ऑप्शन में क्लिक कर लेना। फिर वहां पर आप क्या करना है, मेंटेन कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उन ऑप्शन को आप यस नो कर लेना। तो यहाँ पर जो मेंटेन कॉस्ट सेंटर का जो ऑप्शन है उसको यस कर देना। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन आई थिंक नो रहता है, बट आप इसको यस करके कॉस्ट सेंटर को या कॉस्ट कैटेगरीज को आप एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर देना, लास्ट में आके जब आपका ऑप्शन जो भी सिलेक्ट हो जाए उसके बाद आपको वाई कर देना, यस पे क्लिक कर देना, हो जाएगा। आगे है बजट एंड कंट्रोल। कहता है कि जो भी हमारी अकाउंट्स की जो एनुअल एस्टिमेशन होती है वो कैसे लगाते हैं, बजट की हेल्प से। तो बजट ये एनुअल भी हो सकता है, 6 मंथली भी हो सकता है, 3 मंथ्स का भी हो सकता है, महीने का भी हो सकता है। तो बजट किसी भी टाइप का हो सकता है। बजट के अंदर क्या करते हैं, हम किसी भी कंपनी का एक ट्रैक रखते हैं, कितना खर्चा हमने करना है, कहाँ करना है, कहाँ कहाँ पे हमने फंड्स एलोकेट करने हैं एक पॉइंट पर, ठीक है, एक टाइमिंग के अंदर। तो प्रॉपर बजटिंग सिस्टम से क्या होता है, एक बिजनेस का हम ट्रैक रख सकते हैं, कितने एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होगा, फंड्स हमारे पास कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, फंड्स कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये सारी बातें हमको बजट की हेल्प से पता लग जाता है। बजट से हमको अपने गोल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पता चल जाता है, हमारे फंड्स का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पता चल जाती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, डिसीजन लेने में बहुत अच्छा रहता है, फ्यूचर की प्लानिंग करनी है बहुत ईजी है। तो टैली ERP 9 के अंदर आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो बटन के अंदर। तो काफी सारे मेन पर्पस है बजटिंग के अंदर। कंट्रोल द एक्सपेंडिचर, दिस इज ओनली पॉसिबल बाय द क्रिएटिंग बजट। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, बजट को क्रिएट करने से, कंपेयर करने से भी हमको पता चल जाता है। बजट को आपने क्रिएट किया, कंपेयर किया तो बहुत इजी है। तो अगर आप बजट्स के फीचर्स को एक्टिवेट करना चाहते हो तो क्या करना होगा, आपको गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना होगा, F11 दबा देना, फीचर्स का ऑप्शन आएगा, अकाउंटिंग फीचर का आएगा, जिस भी कंपनी के आपको बजट की बात कर रहे हैं वो कंपनी है, आप सिलेक्ट कर लेना। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेट मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल टू यस। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल, उस ऑप्शन को आप क्या कर देना, एक्टिव कर देना, बोले तो यस कर देना। तो यस करने के बाद आपके बजट एक्टिव हो जाएंगे। अब बात आती है कि अगर आपको बजट को क्रिएट करना है तो पहले तो आपने एक्टिव कर दिया, अब बजट क्रिएट करना है तो क्या करना, गेटवे ऑफ टैली पे जाना, अकाउंट इन्फो में जाना, बजट के ऑप्शन में जाना, वहां पे आप क्रिएट का ऑप्शन अब आपका आ जाएगा, क्योंकि बजट सब आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। बजट्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे तो वहां पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आपके ये नाम आ जाएंगे। तो बजट आप देख लेना, प्राइमरी बजट कौन सा बजट भी क्रिएट करना है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का है तो प्राइमरी के अंडर में क्रिएट कर लेना। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ फिल कर देना, जो भी एक्सपेंसेस आपको लग रहा है कि होने वाला है वो लिख देना, ठीक है। तो यहाँ आपका बजट क्रिएट हो जाएगा। तो बजट क्रिएट करने के बाद सिंपल सी स्क्रीन आपकी एक्टिवेट होती रहेंगी आगे, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपको बजट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो बजट के अंदर चेंज करने तो सिंपल से ऑप्शन है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना, अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन पे जाना, बजट्स के अंदर अल्टर का ऑप्शन आएगा। तो आपने बजट में जो भी चेंजेस करने हैं, मॉडिफाई करना है, किसी चीज को हटाना है, किसी की फोल्डर में लाना है, ग्रुप्स चेंज या कॉस्ट सेंटर चेंज करने हैं, कर जो भी चेंजेस करना उसके बाद वाई पे क्लिक कर देना, बोले तो एंटर टू सेव। और अगर आपने किसी बजट को डिलीट करना है तो अल्टर वाले ऑप्शन में जाकर अल्ट प्लस डिलीट कर देना, जो भी बजट आपने डिलीट करना तो बजट आपका डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है मल्टी करेंसी की। अगर आपको पता है कि आपकी काफी सारी कंट्री के साथ कभी कभी क्या होती है कि डीलिंग होती रहती है, तो काफी सारी करेंसीज आपको मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। डॉलर के अंदर, यूरो के अंदर, ये सारी करेंसीज के अकॉर्डिंग भी आपको काम करना पड़ता है। तो करेंसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, कहता है कि काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो काफी सारी कंट्री में काम करती हैं, कंट्रीज के साथ काम करती है, तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करनी होती है। उसमें आपको बेस करेंसी भी लिखनी होती है, अगर बेस करेंसी पे काम नहीं करे तो फॉरेन करेंसी में काम कर लो। तो टैली ERP 9 क्या करती है, बेस करेंसी का यूज करता है। जिस भी कंपनी का डेटा आपने क्रिएट किया है, जिस भी कंट्री में किया है, तो वहां पर आपको बेस कंट्री तो एक बार उठा लेगा, बट बेस कंट्री के अंदर अगर आपने बेस करेंसी को चेंज करना है, स्पेसिफाई करना है, तो आप स्पेसिफाई करके उस करेंसी को चेंज भी कर सकते हो। तो टैली ERP 9 कहता है कि आप एक टाइम पर मल्टीपल करेंसीज को भी यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन अपने पास एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग होती रहती है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होती रहती है करेंसी के अंदर, ठीक है। तो इससे हमारा अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। कहता है कि बट जो बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना किसी भी कंपनी का, वो हमेशा बेस करेंसी में शो करने वाला है। जो कंट्री की जो बेस करेंसी होगी उसी में शो करेगा, बट अगर आपको मल्टी करेंसी में रहना है तो वो भी देख लेना। बट फिलहाल बाय डिफॉल्ट बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो आपको बेस करेंसी में ही शो करने वाला है, ठीक है।
फिर कहते हैं कि मल्टी करेंसी के क्या एडवांटेज हैं। कहते हैं कि आप फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टी करेंसी को क्रिएट कर सकते हो, ट्रांजैक्शन को पास कर सकते हो, और टैली ऑटोमेटिकली फॉरेक्स फॉरेन की ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपके प्रॉफिट या लॉस होते हैं उसको भी अपने प्लस माइनस करता रहता है। कहता है कि अगर आपने रिपोर्ट्स देखनी है बैलेंस शीट की प्रॉफिट एंड लॉस की मल्टी करेंसी में, वो भी आप रिपोर्ट देख सकते हो। अब बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर प्रॉफिट या लॉस कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिया हुआ है कि मान लो आपने कहीं से गुड्स सेल की थी, जिस डेट को आपने गुड्स सेल की थी, गुड्स का रेट था पड़ा, गुड्स आपने सेल की थी $500 में, ठीक है। गुड्स आपने जिस दिन सेल की थी, आपने सेलर की थी वो $500 में, और उस दिन डॉलर का रेट चल रहा था 70 रुपए, ठीक है। आपने गुड्स सेल की थी 500 रुपए में और डॉलर का रेट था उस दिन 70 रुपए। आपके पास आने चाहिए थे 35,000 रुपए। जिस दिन आपके पास पैसा आया उस दिन डॉलर का रेट हो गया मान लो 75 रुपए। आपके पास पैसे कितने आए? 37,500 रुपए। जिस दिन गुड सेल की आपके पास तो $500 ही आने थे। जिस दिन आपके पास पैसा आए तो उस दिन भी $500 आए, तो आपके पास $500 ही है। सेल तो आपने डॉलर के हिसाब से की थी ना, तो आने थे $500, आए हैं $500, पर जिस दिन सेल किया था डॉलर का रेट है 70 रुपए, और जिस दिन आपके पास पैसा आया है डॉलर का रेट है 75 रुपए। तो अल्टीमेटली अब आप यहाँ पे क्या हो गया, 28,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो वो 28,000 रुपए का प्रॉफिट आपको शो करेगा, ठीक है। तो अगर एक्सचेंज रेट गिर गई, डिक्रीज होती है, तो आपका यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर एक्सचेंज रेट पर लिखते हैं। तो एक्सचेंज रेट्स के अंदर अगर आपको यहाँ पर करेंसी के मल्टीपल करेंसी के फीचर को एक्टिवेट करना है तो क्या करोगे, गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना, फीचर्स को एक्टिवेट करना, फिर उसके बाद अकाउंटिंग फीचर के अंदर यहाँ पर जो करेंसी का ऑप्शन होगा मेंटेन्स, ये जो करेंसी के जो भी ऑप्शन हो गए करेंसी के ऑप्शन क्या कर देना, एक्टिवेट कर देना, यस कर देना, और लास्ट में उसको सेव कर देना, कंट्रोल ए करके या सेव करके। फॉरेन करेंसी को क्रिएट करना हो तो फॉरेन करेंसी को भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फो में जाना, करेंसीज के ऑप्शन में जाना, वहां पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर आप फॉरेन करेंसी को भी आप क्रिएट कर सकते हो। सिंबल जो भी होगा करेंसी का, सिंबल डॉलर है, फॉर्मल नेम करेंसी का जो भी है डॉलर है, व्हाटएवर। डेसिमल प्लेसेस आपको कितने पॉइंट तक दिखानी है, जैसे आप पर दिखाते हैं ना, पैसे के अंदर भी दिखाते हैं इंडिया के अंदर रुपया 10 रुपए 75 पैसे, ठीक है। तो ऐसा भी आप दिखा सकते हो। अमाउंट आपको जो भी दिखाना है, जो भी सिंबल दिखाने हैं, सफिक्स लगाने हैं, सारी की सारी डिटेल जो भी आप लिखना चाहते हो लिख लो। उसके बाद अगर आपको सारी डिटेल फिल कर ली है, उसके बाद सारी डिटेल फिल करने के बाद आप क्या करना, वाई पे या एंटर पे क्लिक कर देना, आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। तो एज फार एज द बोरोड इज द कंसीडर्ड इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द अमाउंट बोरोड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम कहीं ना कहीं से बोरो तो करते ही हैं, तो वहां पर हमको इंटरेस्ट तो पे करना होता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी पर्सन से, ठीक है। तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हमने जितनी पैसा इन्वेस्ट किया है, लिया है, दिया है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द ओवरड्यू बिल्स और द डिलेड पेमेंट्स। तो अक्सर कंपनियों के अंदर ऐसा ही होता है कि जब जब हम किसी को पेमेंट लेट करते हैं या किसी से लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट तो अपने को पे करना ही होता है, ठीक है। तो ये ऐसा ही है, इंटरेस्ट द इनकम टू द रिसीवर, इंटरेस्ट जिसको मिलेगा उसके लिए इनकम है, और जो जिसको मिलेगा रिसीवर है, और अगर हम इंटरेस्ट हम पे करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट हमारे पास दो टाइप का होगा, एक तो होगा सिंपल इंटरेस्ट, एक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट विच कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, जो हम प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ये बात हम सबको पता ही है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो अपने को पता है ना कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है प्लस जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उन दोनों को टोटल करके उसके ऊपर काउंट होता है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टैली ERP 9 के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। पहला है सिंपल मोड, इसमें क्या है, जब इंटरेस्ट की जो रेट फिक्स होती है। फिर है एक एडवांस मोड, इसमें इंटरेस्ट की जो रेट होती है फ्लक्चुएटिंग होती है, मतलब इंटरेस्ट की जो रेट होती है ना बदलती रहती है। तो इसमें दो ऑप्शन है, देख लेना। फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का अगर आपको ऑप्शन एक्टिवेट करना है तो सारे ऑप्शन जो लगभग हमने एक्टिवेट किए हैं ना, वो फीचर में जाके एक्टिवेट किए हैं, अगर आपने नोटिस किया हो।
तो यहाँ पर वही गेटवे ऑफ टैली पे जाना, F11 पे जाना और अकाउंटिंग फीचर के ऑप्शन पे जाना। उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप क्या करना, सिंपल से जो भी ऑप्शन है हमारे इंटरेस्ट के लिए, कैलकुलेशन के लिए, उन ऑप्शन को आप यस कर देना। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है तो एक ऑप्शन और होगा, उस ऑप्शन को आप नो रखना। तो ये सारी की सारी हमारी ऑप्शन जो भी सिलेक्ट करने हो सिलेक्ट कर लेना। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आपको बिल वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो यस कर देना। ठीक है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट भी यूज करना है तो वहां पे कर देना। तो उसके बाद सेव कर देना। तो सेव करने के बाद फिर ये अगला टॉपिक आपको दे रहा है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के अंदर। कहता है कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट के ऊपर या आउटस्टैंडिंग जो भी बिल्स है, इनवॉइस है, ट्रांजैक्शन है, उनके ऊपर। एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है, एग्जाम्पल आप पढ़ के देख लेना, सिंपल सा एग्जाम्पल होगा। फिर इसके अंदर कह रहा है कि अगर आपको किसी पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कस्टमर का लेजर क्रिएट करना है, तो विद एक्टिवेटेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के साथ, तो आप पहले से भी किसी लेजर को आप सेट कर सकते हो। मान लो कोई अकाउंट आपने पहले से क्रिएट किया हुआ है, उस अकाउंट को ही, उस लेजर को ही अगर आपने फिर से सेटिंग करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ तो वो भी कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी अकाउंट को पहली बार क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी सेट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो स्टेप्स क्या है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन पे जाना, उसके बाद क्या करना, लेजर या अल्टर या क्रिएट, जो भी लेजर आप सेट करोगे, जो भी इसके अंदर सेट करना कर देना। तो उसके अंदर देखना, इसके अंदर क्या आएगा, मेंटेन बैलेंस बिल टू बिल कर देना, यस। क्रेडिट पीरियड कितने का है, 30 दिन का है। एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन टू यस। तो ये 2-3 ऑप्शन है, इसके अंदर आप सेटिंग कर देना। सेटिंग करेंगे तो ये वाले हमारे पास ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, फिर आप क्या कर देना, प्रेस एंटर की कर देना। तो यू कैन गेट द इंटरेस्ट पैरामीटर, इंटरेस्ट के पैरामीटर हमारे पास आ जाएंगे। इंटरेस्ट आपने कितने परसेंटेज से लगाना है, हमारा कितने महीने का होगा, साल पे लगाना है, कैलेंडर मंथ पे लगाना है, कैलेंडर ईयर का लगाना है, जो भी डेटा आपने फिल करना है फिल कर देना। तो मतलब सेट कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय द ट्रांजैक्शन टू यस। तो ये ऑप्शन हमारे पास हर ईच ट्रांजैक्शन के लिए आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको इंटरेस्ट की रेट लिखनी हो, इंटरेस्ट की रेट लिख देना, दैट इज 10% मान लो। तो यहाँ पे हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट लगाने के 4 पैरामीटर होंगे। या तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 30 दिन के लिए, या पूरे साल के लिए, या आपका जो कैलेंडर का जो मंथ है उसके लिए, या पूरे के पूरे कैलेंडर ईयर के लिए। ठीक है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, तो क्रिएट इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, लेजर अंडर द इनडायरेक्ट इनकम इफ नॉट एप्लीकेबल, सेल्स वाउचर एंट्री, गो टू टैली ऑफ, गेटवे ऑफ टैली पे जाना, अकाउंटिंग वाउचर, F8 सेल, तो जो भी पार्टी का नेम है उसका। ठीक है, फिर मान लो आपने डेबिट नोट एंटर किया है, सॉरी ये डेबिट के अंदर एंट्री किया है, अमाउंट एंटर किया है, तो आपको फिगर में दिखा रहा है, अभी देखना क्या, ये देखो। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में फिर वो जैसे आप एंट्री करोगे ना, तो एंट्री करने के बाद आपके इंटरेस्ट के पैरामीटर बताएगा, भाई इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है, आपसे पूछेगा कितना परसेंट का करना है, कितने महीने वाला करना है, तो वो देख लेना। तो पैरामीटर आपको दिखा देगा। तो जैसे आप एंट्री करोगे तो आपके पास इंटरेस्ट के पैरामीटर की भी दिखा देगा। तो इंटरेस्ट के पैरामीटर के आपको देख लेना, जो भी इंटरेस्ट की रेट लगानी है। तो पैरामीटर अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर लो, नहीं तो अगर आपने इंटरेस्ट रेट हर किसी एंट्री के लिए सेम रखा हुआ है तो सेम पड़ा रहने दो। तो उसके बाद आप एंट्री कर देना। ठीक है, तो अगर आपने कुछ नरेशन में लिखना है एंट्री में कर देना, वाई करोगे तो एंट्री सेव करने के लिए वाई पे क्लिक कर देना, हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की रिपोर्ट अगर आपको डिस्प्ले करनी है, इंटरेस्ट वगैरह तो आपने लगा दिया, अगर वही इंटरेस्ट की रिपोर्ट अगर आपने चेक करनी है तो कैसे चेक करोगे, ये ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट जितना हमको रिसीव होना है, ये सारे के सारे ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप क्लिक करते हैं आपको दिखा जाएगा। तो जिस भी टाइम पीरियड का अगर आपको देखना है उस टाइम पीरियड का आप देख लोगे। F2 से आप क्लिक कर लेना, F2 से टाइम पीरियड फिक्स कर देना, तो उस टाइम पीरियड का आपको इंटरेस्ट दिखा देगा कि इंटरेस्ट आपने किस किस से लेना है। तो ये टॉपिक भी हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का था ये भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग था। काफी आई थिंक आज के लिए है ना।